नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आसियान समिट के लिए कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बौद्ध भिक्षुओं ने स्वागत किया। भारतीय समुदाय के साथ लाओस की रामायण भी देखी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इंडिया आसियान समिट में शामिल होने के लिए 2 दिन के दौरे पर गुरुवार को कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने लाओस की राजधानी वियंतियाने में लाओस की रामायण भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी लाओस में 10वीं बार इंडिया आसियान समिट में शामिल होंगे। दोस्तों, विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी आसियान देशों के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक से सिफानडोन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया था। लाओस इस साल इंडिया आसियान समिट और ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में। यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। एनसीपीसीआर ने 2023-24 का डेटा जारी किया। जी हां दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एनसीपीसीआर ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी कर कहा है कि उसने साल 2023-24 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की है जो बाल विवाह के खतरे में थे। कमीशन के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 5 लाख से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो बाल विवाह के खतरे में है। एनसीपीसीआर ने बताया कि उसने बाल विवाह रोकने वाले अधिकारियों, जिला पदाधिकारियों और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत कई कदम भी उठाए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। यूपी वालों को मिली 3 दिन की छुट्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस हफ्ते के आखिरी 3 दिन छुट्टियां रहेंगी। शनिवार और रविवार के अलावा अब शुक्रवार को भी सार्वजनिक छुट्टी का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न संगठनों की मांग और शुक्रवार को नवमी का त्योहार पड़ने के दृष्टिगत आवश्यक सेवाओं को छोड़ते हुए 11 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। अब शुक्रवार नवरात्रि नवमी के दिन परिषदीय विद्यालय भी बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पंचतत्व में विलीन हुए रतन टाटा। नम आंखों से पूरे देश ने दी अंतिम विदाई। जी हां दोस्तों, दिग्गज बिजनेसमैन और उद्योग जगत के टाइटन रतन टाटा की आवाज बुधवार रात हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उनके निधन ने पूरी दुनिया को गहरा दुख दिया। प्रधानमंत्री मोदी समेत देश दुनिया के लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। रतन टाटा का पार्थिव शरीर एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया था, जहां 3:30 बजे तक जनता ने उनके दर्शन किए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को वर्ली शमशान घाट ले जाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पार्टी हित से ऊपर नेताओं ने खुद को रखा। हरियाणा की समीक्षा बैठक में राहुल गांधी की 2 टूक। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद कांग्रेस में समीक्षा का दौर चल रहा है। हरियाणा की हार के बाद आज कांग्रेस नेतृत्व ने राज्य के नेताओं के संग पहली अहम बैठक की। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। बैठक में संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रभारी दीपक बाबरिया, हरियाणा पर्यवेक्षक अशोक गहलोत, अजय माखन, प्रताप सिंह बाजवा को भी बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव में नेताओं ने निजी हित को ऊपर रखा है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा सीएम का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टाला गया। 2 विधायक सांसद दिल्ली डटे। किरण चौधरी बेटी समेत खट्टर से मिली डिप्टी सीएम मंत्री पद की लॉबिंग। जी हां दोस्तों, हरियाणा के नए सीएम के तौर पर नायब सिंह सैनी 12 अक्टूबर को शपथ लेने वाले थे। पंचकुला के परेड ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसें तक मांग ली गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे की वजह से इसे टाल दिया गया। अब दोस्तों, शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है। शपथ से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की मीटिंग भी होगी। इसी बैठक में 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक शामिल होंगे। वहीं सैनी अभी दिल्ली में ही है, जहां वे हरियाणा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मीटिंग कर रहे हैं। इसमें मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बनेंगे। विधायकों ने नेता चुना। कल दावा पेश करेंगे। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के लिए गुरुवार को विधायक दल की बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया। उमर जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा भी पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों, राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डूरू सीट से विधायक जी.ए. मीर या फिर प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल सोल्टेंग के विधायक तारिक हामिद कर्रा में से किसी एक को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। स्टार हेल्थ के ग्राहकों को लगा बड़ा झटका, 3.1 करोड़ लोगों का डेटा हुआ लीक। हैकर्स ने बिक्री के लिए बनाई वेबसाइट। जी हां दोस्तों, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के यूजर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों बड़ी संख्या में यूजर्स का डेटा कथित तौर पर लीक हुआ है। लगभग 2 हफ्ते पहले कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम और एक अनजान हैकर के खिलाफ डेटा ब्रीच को लेकर केस किया था। वहीं बुधवार को अचानक एक वेबसाइट सामने आई जो स्टार हेल्थ के 3.1 करोड़ यूजर्स का डेटा बेच रही है। इस वेबसाइट पर यूजर्स का डेटा $1,50,000 में बिक रहा है। इस वेबसाइट को जेन नाम के हैकर ने क्रिएट किया है। वेबसाइट का दावा है कि उसके पास 3.1 करोड़ यूजर्स का डेटा मौजूद है। इस डेटा में यूजर्स का सेंसिटिव डेटा भी शामिल है। इसमें यूजर्स का पैन कार्ड डिटेल्स, घर का पता और दूसरी जानकारियां शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट, बोले उनसे मेहनत करना और अच्छा सोचना सीखना चाहिए। जी हां दोस्तों, पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों म्यूजिकल वर्ल्ड टूर पर हैं। बीती रात वे जर्मनी में कॉन्सर्ट कर रहे थे। इसी दौरान जब उन्हें इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा के निधन की खबर मिली तो उन्होंने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोक दी। दिलजीत ने स्टेज से ही टाटा को श्रद्धांजलि दी। दिलजीत ने कहा कि रतन टाटा जी को आप सभी जानते हैं, उनका आज देहांत हो गया। मुझे कभी रतन टाटा सर से मिलने का मौका नहीं मिला, पर मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। आज रतन टाटा का नाम लेना मैंने इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अपनी लाइफ जी, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा और सुना, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के बारे में कभी बुरा बोला हो। उन्होंने हमेशा कड़ी मेहनत की, लोगों की मदद की और हमेशा अच्छा काम किया। लोगों को उनके जैसा ही होना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। हम शांति प्रिय देश, सभी की संप्रभुता का सम्मान करते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आसियान भारत और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए लाओस की राजधानी में हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। आज जब दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, सहयोग, संवाद और सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी, सीमाएं सील करने की रोक हटी, 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं। जी हां दोस्तों, देशव्यापी जनगणना अब 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर राज्य को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गांवों की सीमा 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दे दी है। इससे पहले यह सीमा 30 जून तक थी। दरअसल दोस्तों, जनगणना शुरू करने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त होती है। सूत्रों के अनुसार अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग हुआ खंडित, छत्तीसगढ़ में 1 की मौत, आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश के सभी राज्यों से मानसून लगभग बीत चुका है। हालांकि बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार को करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। सीहोर के एक गांव में नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी, जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी कल बिजली गिरी। हादसे में 1 लड़की की मौत हो गई, जबकि 6 महिलाएं झुलस गई। सभी खेत में काम कर रही थी। वहीं दोस्तों, राजस्थान के आज 6 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। बीकानेर में 12 मिमी बरसात हुई। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी, फाइल पर साइन किए। एलजी ऑफिस बोला दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सीएम आवास से बाहर निकाले जाने के 1 दिन बाद आतिशी अपने निजी आवास में सीएम ऑफिस का काम करती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस की तरफ से इसका वीडियो भी शेयर किया गया। इसमें देखा जा सकता है कि आतिशी सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी है। इस दौरान उन्होंने एक फाइल पर साइन भी किए। सीएम आवास को लेकर विवाद तब बढ़ गया जब 9 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी ने सिविल लाइंस में फ्लैग स्टॉप रोड पर बंगला नंबर 6 को सील कर दिया था। इस बंगले में सीएम आतिशी 7 अक्टूबर को रहने आई थी। 3 दिन बाद उनसे बंगला खाली करा लिया गया। दिल्ली एलजी ऑफिस के मुताबिक यह बंगला मुख्यमंत्री का घर नहीं है और इसे किसी को भी आवंटित किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। दक्षिण कोरियाई लेखिका
हांगकांग को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार। जी हां दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरियाई लेखिका हांगकांग को दे दिया गया है। उन्हें उनके गहन काव्यात्मक गद्य के लिए इस सम्मान से नवाजा गया। उनका गद्य मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करता है। उनकी किताबों में द वेजिटेरियन, द व्हाइट बुक, ह्यूमन एक्ट्स और ग्रीक लेसन्स शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैन कॉन का जन्म दक्षिण कोरिया के शहर ग्वांगजू में साल 1970 में हुआ था। जब वह 9 साल की थी तब अपने परिवार के साथ सियोल चली गई थी। उनके पिता भी एक प्रतिष्ठित उपन्यासकार हैं। अपने लेखन के साथ साथ हांगकांग ने खुद को कला और संगीत के लिए भी समर्पित कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलन मस्क ने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, क्रिएटर्स की इनकम पर आया यह अपडेट। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने अपने क्रिएटर्स के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव करने का फैसला किया है। अब इस फैसले के बाद यूजर्स की विज्ञापनों पर निर्भरता कम होगी। दरअसल दोस्तों, पहले क्रिएटर्स को उनके पोस्ट में दिखाए गए विज्ञापनों से होने वाली कमाई का हिस्सा मिलता था, लेकिन अब कंपनी ने अपनी रणनीति बदल दी है। क्रिएटर्स को भुगतान उनके कंटेंट पर एक्स के प्रीमियम यूजर्स से मिलने वाले इंटरेक्शन के आधार पर दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, एक्स की तरफ से बदलाव उस समय आया है जब कंपनी को विज्ञापन दाताओं के साथ बढ़ते तनाव का सामना करना पड़ रहा है। इसमें एक ग्रुप के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शामिल है। इस ग्रुप ने प्लेटफॉर्म का बहिष्कार किया था। इसका सीधा मतलब है कि क्रिएटर्स को अब उन पोस्टों के लिए भुगतान मिलेगा जिन पर अधिक एंगेजमेंट आती है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सैटेलाइट नेटवर्क के दिन अब दूर नहीं, जियो ने उठाया यह बड़ा कदम, ट्राई के सामने रखी मांग। जी हां दोस्तों, सैटेलाइट नेटवर्क लाने पर कंपनियों की ओर से बड़े कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। अब ऐसी ही खबर रिलायंस जियो से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर ने ट्राई को इस संबंध में जवाब दिया है। दरअसल जियो ने कहा है कि ट्राई अपने सैटेलाइट स्पेक्ट्रम प्राइसिंग को लेकर कंसल्टेशन पेपर पर दोबारा विचार करे। जियो का मानना है कि इन पेपर्स से टेरेस्ट्रियल और सैटेलाइट नेटवर्क प्रोवाइडर्स के बीच तालमेल नहीं बैठता है। इतना ही नहीं, टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से एयरवेव के एलोकेशन को लेकर भी सवाल किया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 144 अंक की तेजी के साथ 81,611 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 16 अंक चढ़ा। फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.01% की गिरावट रही। जी हां दोस्तों, आज सेंसेक्स को 144 अंकों की तेजी के साथ 81,611 के स्तर पर बंद होते देखा गया। निफ्टी में भी 16 अंकों की तेजी रही। ये 24,998 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 16 में तेजी और 13 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 27 में गिरावट और 23 में तेजी रही। एनएसई के फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.01% की गिरावट रही। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तों, निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एचडीएफसी बैंक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में सिप्ला, टेक महिंद्रा और ट्रेंड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट। सोना 179 रुपए गिरकर 74,830 पर आया। चांदी 350 रुपए सस्ती हुई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार 3 दिन से गिरावट जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 179 रुपए गिरकर 74,830 रुपए पर आ गया। इससे पहले इसके दाम 75,009 रुपए प्रति 10 ग्राम थे। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमत में भी आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। आज चांदी 350 रुपए गिरकर 88,311 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 88,661 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। लखीमपुर खीरी विधायक को पीटने वालों पर होगा एक्शन, बीजेपी संगठन हुआ सख्त, सरकार से की यह मांग। जी हां दोस्तों, यूपी के लखीमपुर खीरी में सदर विधायक योगेंद्र वर्मा की पिटाई के मामले में बीजेपी संगठन सख्त हो गया है। योगेश वर्मा से हुई मारपीट के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने विधायक को मिलने बुलाया और उनसे मामले की पूरी जानकारी ली। संगठन की तरफ से पुष्पा सिंह और उनके पति अवधेश सिंह पर सरकार से बड़ी कार्यवाही की मांग की गई है। दोस्तों, आपको बता दें, अवधेश सिंह ने ही सरेआम बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारा था। वहीं उनकी पत्नी पुष्पा सिंह ने योगेश वर्मा पर मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, आपको बता दें, पुष्पा बीजेपी से जुड़ी हुई है और जिले में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी रही है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर।
31 साल में पहली बार घाटे में दिल्ली सरकार। बीजेपी बोली दिसंबर की सैलरी का पैसा भी नहीं मिला, आपने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद क्या देश की राजधानी दिल्ली का सरकारी खजाना खाली होने के कगार पर है? क्या सरकारी स्कूल के टीचर सहित अन्य कर्मचारियों को दिसंबर की सैलरी देने के लिए भी दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं बचा है? यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि यह दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ऐसे सवाल किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि त्योहारों के सीजन में दिल्ली सरकार कंगाल हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की खराब नीतियों के चलते यह सब हो रहा है। इन आरोपों पर सौरभ भारद्वाज की तरफ से भी रिएक्शन आया है। राजकोषीय घाटे के भाजपा के सवाल पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह भाजपा का सपना है कि दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ जाए। भाजपा शासित सभी राज्य हजारों करोड़ के घाटे में है। दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेंगी। हालांकि कुछ अधिकारी हैं जिनकी कोशिश है कि दिल्ली सरकार घाटे में चली जाए, लेकिन ये होगा नहीं। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी खिलाड़ी सना फातिमा टूर्नामेंट छोड़कर लौटी पाकिस्तान, घर पर हो गया बड़ा हादसा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना विमेंस T20 विश्व कप 2024 को छोड़कर घर लौट गई है। फातिमा के पिता का निधन हो गया है। खबर मिलते ही यूएई से कराची के लिए वे निकल गई। पाकिस्तान को हाल ही में भारत के खिलाफ बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। अब उसका अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। फातिमा की गैर मौजूदगी में मुनीबा अली को टीम की कमान सौंपी जाएगी। वे टीम की उप कप्तान है। वहीं दोस्तों, क्रिक बज की खबर के अनुसार फातिमा के पिता का स्ट्रोक की वजह से निधन हुआ। वे इसी वजह से यूएई से कराची लौट गई हैं। फातिमा के पिता के निधन के बाद टीम की खिलाड़ी भी दुखी हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी निदा डार ने सोशल मीडिया के जरिए दुख जाहिर किया। उनके साथ साथ और भी प्लेयर्स ने पोस्ट शेयर की है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जा रहा, बकरियों को चुरा रहे, इल्तिजा मुफ्ती का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना। जी दोस्तों, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इल्तिजा ने कहा है कि बिजबहरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग पीडीपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या गुंडा राज वापस आ गया है? इल्तिजा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिमाग ढीला हो गया है, हम उनका दिमाग ठीक कर देंगे। इल्तिजा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया है। 77 दिन के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतनी बहुमत के साथ सरकार आई है, लेकिन मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूं, क्या यह बहुमत गुंडागर्दी और तबाही मचाने के लिए आई है? हमारे कार्यकर्ताओं के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी बकरियों को चुरा रहे हैं। आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं, आप उन्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। भारत की T20 में बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत, 36वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया, 7 इंडियन बॉलर्स को विकेट मिले। जी दोस्तों, भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मुकाबले में 86 रन से हरा दिया। यह बांग्लादेश पर टीम इंडिया की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, भारतीय टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 221 रन का स्कोर बनाया। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ पहली बार 200 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है। जवाबी पारी में बांग्लादेश की टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। विमेंस वर्ल्ड कप, भारत ने श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया से पार पाना होगा, न्यूजीलैंड के हारने से सेमीफाइनल के चांस बढ़े। जी हां दोस्तों, भारत ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका पर 82 रनों की जीत हासिल कर ली है। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले तो 3 विकेट पर 172 रन का स्कोर खड़ा किया, फिर श्रीलंकाई टीम को 19.5 ओवर में 90 रन पर ही ऑल आउट कर दिया। इस जीत से भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब बढ़ गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन, 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश, बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। जी हां दोस्तों, हैरिकेन मिल्टन गुरुवार सुबह अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के सिएस्टा शहर के तट से टकरा गया। इससे फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में पिछले 1000 साल की सबसे ज्यादा बारिश हो गई। यहां 3 घंटे में 16 इंच बारिश हुई, जो 3 महीने में हुआ करती थी। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है। सिएस्टा में समुद्र तट से टकराने से पहले ये कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त ये कैटेगरी 3 का हो गया और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। हैरिकेन की वजह से फ्लोरिडा के कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक फ्लोरिडा में लगभग 10 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। 20 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इतना हालात खराब हो चुका है कि कुछ इलाकों में लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए पुलिस कर्मियों को भी सुरक्षित जगह लौटने के आदेश दे दिए गए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से हुए नाराज, बोले नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की वजह पता करेगी।
जी हां दोस्तों, हरियाणा चुनाव में मिली हार पर कांग्रेस की समीक्षा मीटिंग गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई। इसमें राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में नेताओं का इंटरेस्ट ऊपर रहा, इस कारण से पार्टी का इंटरेस्ट नीचे चला गया। बैठक में तय किया गया कि हार के कारणों को जानने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, जो हरियाणा में जाकर नेताओं से चर्चा करके रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेगी। कमेटी में कौन कौन चेहरे शामिल किए जाएंगे, अभी उनके नाम पर चर्चा नहीं हो पाई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिज्म उत तहरीर को गृह मंत्रालय ने घोषित किया आतंकवादी संगठन, देश के लिए खतरा बताकर लगाया बैन। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य हिस्सों में सक्रिय हिज्म उत तहरीर नाम के संगठन के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ी कार्यवाही करते हुए उसे बैन कर दिया। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को गजट नोटिफिकेशन जारी करते हुए हिज्म उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह संगठन देश में तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और नए युवाओं को बहला फुसलाकर उन्हें संगठित आतंकवाद के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में एनआईए की कार्रवाई में कई ऐसे प्रमाण मिले हैं कि हिज्म उत तहरीर संगठन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ईरान पर पलटवार की तैयारी में है इजराइल, नेतन्याहू ने 30 मिनट की बाइडेन से बात। रक्षा मंत्री बोले, ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। जी हां दोस्तों, इजराइल 1 अक्टूबर को हुए ईरानी हमले के पलटवार की तैयारी कर रहा है। ईरान पर किस तरह का हमला होगा, यह तय करने के लिए नेतन्याहू की कैबिनेट में वोटिंग होगी। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत भी की। यह बातचीत करीब 30 मिनट तक चली। अगस्त के बाद पहली बार नेतन्याहू और बाइडेन के बीच बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान पर पलटवार को लेकर चर्चा की गई। बाइडेन ने दोहराया कि इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। वहीं व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर कहा कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत काफी सकारात्मक रही, जबकि इससे पहले बाइडेन ने कहा था कि इजराइल को ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाटा ग्रुप की स्थापना किसने करी थी? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं टाटा ग्रुप की स्थापना करने वाले शख्स का नाम क्या है, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।